हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स टीचर आरपी सिंह हूँ। मैं पिछले 6 साल से आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे फिजिक्स के कठिन से कठिन चैप्टर को बखूबी आसानी से समझ पाते हैं और मेरी यह कोशिश भी रहती है कि मैं उनको सरल तरीके से समझा सकूँ। तो अब बारी आपकी है और इसलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हम लोग पिछली क्लास में जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी थोड़ी सी बात जो बाकी रह गई थी एटॉमिक कॉलिजन के बारे में, है ना। तो एटॉमिक कॉलिजन को डिस्कस करके फिर हम लोग जो है एक्सरेज की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि अ न्यूट्रॉन कोलाइड्स हेड ऑन with a stationary hydrogen atom in ground state, which of the following statements are correct? है ना। तो if kinetic energy of the neutron is less than 13.6 electron volt, collision must be elastic. If kinetic energy of the neutron is less than 13.6 electron volt, collision may be inelastic. तो क्या यहां पर होगा, इसको समझने के लिए हम लोग कॉलिजन की बात ले लेते हैं। कॉलिजन की जब बात करेंगे तो यहां पर मान लो कि एक न्यूट्रॉन है। ये क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की मान लेते हैं कि स्पीड कितनी है? v0 है और यह एक हाइड्रोजन एटम है, H एटम, जो कि रेस्ट में है, स्टेशनरी है। इससे ये हेड ऑन कॉलिजन करता है ना। यहां पर अगर ध्यान से देखें तो यहां पर न्यूट्रॉन जो है, मास ऑफ न्यूट्रॉन देखें, और यहां पर हाइड्रोजन एटम जो है वह केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। यहां पर जो हाइड्रोजन है 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन जो है रखता है। तो न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, तो यहां पर जो मास होगा वह एक्चुअली मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। और हम जानते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। इसलिए न्यूट्रॉन और H एटम दोनों का मास हम क्या मानेंगे? सेम मानेंगे। मान लेते हैं कि यह कितना है? m है। ठीक है। अब यहां हम लोग क्या करते हैं कि हम मैक्सिमम लॉस, सबसे पहले अगर हमको कॉलिजन डिस्क्राइब करना होता है तो हम मैक्सिमम लॉस की बात करते हैं। मैक्सिमम लॉस की बात करते हैं। मैक्सिमम लॉस जो होता है कॉलिजन में, अगर हम कॉलिजन की बात करें तो यहां पर देखें अगर, तो कॉलिजन जो है, कॉलिजन की अगर बात करें तो कॉलिजन जो है हमको परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, दूसरा जो होता है दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, और थर्ड वन केस जो कॉलिजन का होता है वह पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इन इलास्टिक। दोनों सेम बातें हैं। पार्शियली इलास्टिक बोले या पार्शियली इन इलास्टिक बोले, ये दोनों सेम कॉलिजन होंगे। तो कॉलिजन को इन 3 भाग में क्लासिफाइड किया गया है, 3 तरह से क्लासिफाइड किया गया है। यहां पर स्पेसिफिक्स क्या है? स्पेसिफिक्स ये हैं यहां पर कि तीनों तरह के कॉलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है ना। मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है, कंजर्व इन ऑल कॉलिजन्स, है ना। जस्ट बिफोर कॉलिजन एंड जस्ट आफ्टर कॉलिजन, ये सब कॉलिजन में आप लोग पढ़े होंगे। यहां पर एक पॉइंट ये ध्यान में रखनी है, दूसरी पॉइंट ये ध्यान रखनी है
कि मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी जो होता है, मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी, वह मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। किसमें होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में होता है। ये कौन सी एनर्जी की बात की जा रही है? काइनेटिक एनर्जी की, है ना। काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस जो होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में होता है। इसमें जो है, और टोटल एनर्जी तीनों में कंजर्व होती है ना। लेकिन इसमें क्या है कि परफेक्टली इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, बट बाकी में जो होता है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, बट टोटल एनर्जी तीनों तरह के कॉलिजन में कंजर्व होती है। तो यहां से हमने एक चीज ये देखी कि यहां पर जो है मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर हमको बात करनी है तो कॉलिजन कैसा होना चाहिए? इनइलास्टिक कॉलिजन। तो यहां पर हम जो है मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हम लिख लेते हैं मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम जो होगा वह फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। पी आई बराबर पी एफ। पी आई क्या है? इनिशियल मोमेंटम क्या है? अगर देखें तो ये कितना होगा सिस्टम का देखते हैं तो कितना है? एम वी नॉट, है ना। और हाइड्रोजन एटम रेस्ट में है तो कितना हो जाएगा? 0। और यह किसके बराबर होगा? यह जो फाइनल मोमेंटम इसके बाद स्थिति क्या होगी? अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है तो, है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन के लिए अगर बात करें तो मालूम है यहां पर अगर रेस्ट में है दोनों मासेस सेम हैं, तो यहां पर कॉलिजन के बाद जो होता है क्या होता है कि न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन एटम दोनों साथ साथ मूव करेंगे विथ सम वेलोसिटी v। इसका मास भी m है और हाइड्रोजन एटम का भी मास m है, तो दोनों साथ साथ मूव करेंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दोनों का मोमेंटम कितना हो जाएगा? 2mv के बराबर हो जाएगा। तो यहां से m कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए v जो होगा दैट इज v नॉट बाई 2। कितना हो जाएगा? मतलब कॉलिजन के बाद, इनइलास्टिक कॉलिजन के बाद स्पीड जो होगी हाइड्रोजन एटम और न्यूट्रॉन की वह कितनी हो जाएगी? v नॉट बाई 2। अब हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यह कितना है? यह हाफ m v नॉट स्क्वायर के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल की अगर बात करें तो यह कितना होगा? हाफ, कितना मास है? 2m मल्टीप्लाइड बाई कितना फाइनल स्पीड है? v नॉट बाई 2 का स्क्वायर होगा ना। इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो दिस इज हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू m, या 2 कैंसिल कर दें, यहां से 2 कैंसिल कर देंगे तो m ये कितना हो जाएगा? v नॉट स्क्वायर बाई 2। तो यहां से अगर देखें तो यह क्वांटिटी जो है, इतनी क्वांटिटी जो है दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगा वह कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर होगा। मैं कॉलिजन का एक जो है कैसे हम कॉलिजन में एनर्जीज को देखेंगे, अलाउड एनर्जी क्या होंगी? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन 2, इतना हो जाएगा। तो काइनेटिक, तो लॉस ऑफ एनर्जी जो होगी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होगा वह कितना होगा? डेल्टा के ई हम अगर लिखें तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। जब भी लॉस की बात करते हैं
तो इनिशियल माइनस फाइनल की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये और ये कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाई 2, यानी कि डेल्टा के ई जो है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाई 2 फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन व्हेन अ न्यूट्रॉन इज कोलाइड विथ अ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम। तो लॉस, और ये इन इलास्टिक कॉलिजन है, तो दिस इज द मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी, इट इज मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी। यही कॉलिजन जो होता है जिसमें कि मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी होती है। पार्शियली इन इलास्टिक या पार्शियली इलास्टिक कॉलिजन में भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, बट इससे कम होगा। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अब यह जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वह काइनेटिक एनर्जी कहां पे जा रही है? हम चूंकि यहां पे एटम लेवल की, एटॉमिक लेवल की बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक लेवल में किसी तरह के एटम में किसी तरह के डिफॉर्मेशन की बात हम नहीं करते या हीट लॉस की बात नहीं करते। हम सिंपली ये मानेंगे कि जो ये काइनेटिक, ये एनर्जी का लॉस हुआ वह क्या होगा कि यहां पे मौजूद जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, n बराबर 4 है। यहां n बराबर 1 से n बराबर 2 में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 1 से n बराबर 3 में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और n बराबर 1 से n बराबर 4 में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो यह जो लॉस ऑफ एनर्जी है वह कहां पे जाएगा? वह क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है हाइड्रोजन एटम के, उन इलेक्ट्रॉन को यह क्या करेगा? एक्साइट करेगा। यह एनर्जी जो है यह हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे कहां पे? टू एक्साइट, और ट्रांजिट करेंगे इन हायर स्टेट। तो जो इसको एटम को अगर एक्साइट होना है, अगर हाइड्रोजन एटम को एक्साइट होना है, तो मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट each एटम, दैट इज कितना होगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इतनी भी एनर्जी इस लॉस के, ये लॉस ऑफ एनर्जी जो हो रही है अगर 10.2 के बराबर हो, तो 10.2 तो मिनिमम इतनी एनर्जी तो एक्साइट करने के लिए चाहिए ही। अब उससे ज्यादा ही एनर्जी चाहिए, 10.2 से कम एनर्जी नहीं ले सकता। तो अगर डेल्टा के यानी कि जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वह कितना है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाई 2 के बराबर है। और यह अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होना चाहिए वह कितना होना चाहिए? 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि अगर हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करना है बाई कोलाइडिंग अ न्यूट्रॉन टू हाइड्रोजन एटम, अगर ये हमको करना है, तो न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होनी चाहिए वह 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। इतनी एनर्जी से अगर वह कोलाइड करेगा तो इसका हाफ जो होगा वह क्या होगा? लॉस होगा। और हाफ किसके बराबर होगा? 10.2 के बराबर, है कि नहीं? अब अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लेस देन 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, अगर इससे कम हो, है कि नहीं, और इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो कितना लॉस कर सकता है? वह 10.2 से कम एनर्जी लॉस होगा। अगर ऐसा होगा तो मैक्सिमम लॉस किसमें होगा? इन इलास्टिक कोलिजन में। और इन इलास्टिक कोलिजन में जो लॉस हुआ अब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा।
और उससे कम एनर्जी अगर इस इलेक्ट्रॉन को दे तो वह एनर्जी यह लेगा ही नहीं, क्योंकि इसको मिनिमम एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, है कि नहीं। या वह एनर्जी कौन सा ले सकता है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले सकता है। तो अगर एग्जैक्टली हम बात करें तो इफ काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज लेस देन 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इससे कम है तो मैक्सिमम लॉस जो होगा वह 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होगा, है ना। और इसलिए यह H एटम एक्साइट नहीं होगा। और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होने का मतलब यह है कि अब किसी तरह के एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो जो कॉलिजन हो सकता है दैट शुड बी ओनली परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। तो यहां पर हमको अब क्वेश्चन पे हम चलते हैं एक बार। अब देखो बोल रहा है कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज लेस देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, तो कितना मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए वह 20.4 चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब यह सिचुएशन हो कि एक न्यूट्रॉन जो है कोलाइड कर रहा है हाइड्रोजन एटम से, 24 इतना एनर्जी चाहिए एक्साइट करने के लिए, है ना, और वह इनइलास्टिक कोलिजन में हो सकता है। तो अगर 13.6 से कम होगा तो इसका आधा जो होगा दैट विल बी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसलिए इनइलास्टिक कोलिजन होगा ही नहीं। इसलिए कोलिजन को क्या होना चाहिए, इलास्टिक। इलास्टिक मतलब पार्शियली इलास्टिक होना चाहिए या परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए। समझ में आई बात। अगर काइनेटिक एनर्जी लेस देन 13 कोलिजन मस्ट बी इनइलास्टिक, नहीं, ये नहीं हो सकता। इनइलास्टिक कोलिजन में टेक्स प्लेस ऑन व्हेन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा तो और 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में बहुत सारी एनर्जी हो सकती है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जो होगा उसमें भी नहीं होगा। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कैन नॉट टेक प्लेस, है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कैन नॉट टेक प्लेस। तो ये जो बात है वो क्या है, क्या परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, नहीं, ये एनर्जी नहीं दिया हुआ है। हो सकता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन तो हो सकता है कि नहीं, बट कंडीशन है कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वाला भी गलत होगा, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है। समझ में आ रही बात। ये देखो कंफ्यूजिंग पॉइंट है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कैन नॉट टेक प्लेस। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा इस सिचुएशन में, लेकिन हमेशा नहीं होगा। कब होगा, जब मिनिमम एनर्जी अगर 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, तो फिर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होने का कोई सवाल नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन होगा, काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि कोई भी अगर 20.4 वोल्ट से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी कम होगी न्यूट्रॉन की, तो जो मैक्सिमम एनर्जी होगा, मैक्सिमम एनर्जी लॉस होगा वह 10.2 से कम होगा, और इसलिए उस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उस एनर्जी को वह क्या करेगा, पास कर देगा। तो कॉलिजन जो, यानी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यानी कि इसका मतलब यह है कि कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, और एनर्जी का लॉस किस में नहीं होगा, इलास्टिक कोलिजन में, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में। An alpha particle with a kinetic energy 2.1 electron volt makes a head-on collision with a hydrogen atom moving towards it with a kinetic energy of 8.4 electron volt. The collision must be perfectly elastic, may be perfectly elastic, may be inelastic, must be perfectly inelastic. तो बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, must be perfectly elastic, ए। देखते हैं इसको, आओ इधर देखते हैं। हमने बोला कि जो कोलिजन, यहाँ पे जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को देखते हैं। अल्फा पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल है,
इस अल्फा पार्टिकल को अगर हम देखें तो ऐसे अल्फा पार्टिकल को दिखा दिए, यहां पर जो है एक हाइड्रोजन एटम है, एक H एटम है ना। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ये इधर मूव कर रहा है और ये जो है इधर मूव कर रहा है ना। तो जरा ध्यान से बताओ, यहां पर हाइड्रोजन एटम का मास अगर m माने तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा, 4 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। अब यहां पर बोल रहा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वह 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वह कितना है, 8.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। तो कॉलिजन होगा तो क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम, एक बात समझो कि हम ये लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है हम लिख सकते हैं p²/2m, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर मोमेंटम जो लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 2 × m × काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लिख सकते हैं। तो चलो अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम लिख लेते हैं, p अल्फा। अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम हम अगर लिखें तो अरे अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है ना, क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और इसमें केवल एक प्रोटॉन है। तो एक प्रोटॉन और इसमें हम 4 प्रोटॉन के वेट के बराबर समझ सकते हैं। तो ये अगर m होगा तो ये कितना होगा, 4m होगा ना। तो p अल्फा कितना होगा, मोमेंटम अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2√अंडर लिख लेते हैं, m कितना है दैट इज 4m मल्टीप्लाइड बाई काइनेटिक एनर्जी कितनी है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा हमने लिख लिया। उसी तरह से हाइड्रोजन एटम का हम लिख लेते हैं मोमेंटम। हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम जो है अगर उसको पॉजिटिव लिखे हैं तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। H एटम का लिख लो, कितना हो जाएगा, ध्यान से अगर देखें तो √2 तो होगा ही, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज m मल्टीप्लाइड बाई काइनेटिक एनर्जी इज 8.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से जो चीजें हमको निकल करके आएंगी, यहां पर अगर ध्यान से देखें तो ये कितना होगा, ये अगर देखें तो 16.8 m के बराबर होगा और ये जो वैल्यू होगी कितनी होगी, ये भी √16.8 m के बराबर होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ p अल्फा और pH जो है सेम है। अब इनिशियल मोमेंटम हम अगर लिखना चाहें तो हम जानते हैं कि कॉलिजन कोई सा भी हो, है ना, कॉलिजन कोई सा भी हो, तो कौन सा कॉलिजन यहां पर अगर ध्यान से देखें तो कौन सा कॉलिजन होगा, तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा। तो मोमेंटम कंजर्व होगा तो हम लिख लेते हैं इनिशियल मोमेंटम जो होगा वह कितना है, √16.8 m, है ना। ये जो है p अल्फा है और इसका मोमेंटम निगेटिव माइनस कितना, √16.8 कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, होगा ना। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0 है। इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0 है कि नहीं। देखो इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी जो होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम भी जो होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0। अगर इन इलास्टिक कोलिजन है, अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो जरा बताना कि यहां पर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हम यहां पर लिख लेते हैं, इफ collision is perfectly inelastic collision,
देन फाइनल मोमेंटम या ऐसे लिख लो, देन क्या हम लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, एंड इनिशियल मोमेंटम कितना है 0, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा 0। और अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो इसका मतलब कि दोनों पार्टिकल साथ में हैं, और यह तभी हो सकता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर ये v माने और एक अगर 4m है और दूसरा m है, तो सिस्टम जो है वह कितना हो जाएगा 5m इंटू v, और इसका मतलब ये है कि v जो होगा वह कितना होगा 0 होगा। दोनों किस में आ जाएंगे, रेस्ट में आ जाएंगे। दोनों जो पार्टिकल हैं वह किस में आ जाएंगे, रेस्ट में। इन इलास्टिक कोलिजन के केस में होगा। अब जरा इस चीज को अगर हम ध्यान से देखें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वह कितना है, एक का जो है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और दूसरा जो है दैट इज 8.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यह कितना हो जाएगा 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, चूंकि यह 0 है तो यह कितना हो जाएगा 0। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के जो हम लिखेंगे वह डेल्टा के कितना लिखेंगे, वह लिखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू कितनी है 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगी। ये तो 0 है तो इतनी आएगी। तो अगर एनर्जी का लॉस, हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे एटम कौन सा है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में देखें तो यहां से यहां जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो कितनी एनर्जी का लॉस हो रहा है 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है। अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले भी लेगा तो ये n बराबर 3 है, यहां से यहां तक जाने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह जो एनर्जी है इन दोनों एनर्जी के बीच में लाई कर रही है ना। 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का लॉस हो नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है इफ कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और यह इलेक्ट्रॉन जो है 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले ही नहीं सकता, क्योंकि इसको जरूरत कितनी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। देयरफॉर एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट electron is less than maximum loss। यह जो लॉस है कैसा लॉस है, मैक्सिमम लॉस है, इससे ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं हो सकती। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा ही नहीं। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन will not occur। है ना, ये बात समझ में आई है। इसको कितना चाहिए 10.2, बट लॉस कितना हो रहा है, मैक्सिमम लॉस 10.5। इतना एनर्जी ये क्या करेगा, ये इस एनर्जी को लेगा ही नहीं, इसको तो 10.2 चाहिए। यानी कि जो लॉस हो रहा है उससे कम एनर्जी चाहिए, और उससे कम एनर्जी है, यानी कि कोलिजन जो है वह कैसा कोलिजन है, कोलिजन जो होना चाहिए शुड बी इन इलास्टिक, पार्शियली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक जब लिख रहा हूं तो पार्शियली इन इलास्टिक या
पार्शियली इलास्टिक कोलिजन, पार्शियली इन इलास्टिक। तो यहां पर देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिया हुआ है। मस्ट बी परफेक्टली इलास्टिक, नहीं, परफेक्टली इलास्टिक होगा तो किसी तरह का लॉस नहीं होगा। है ना, तो ये तो नहीं होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक तो होगा नहीं, मे बी परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं, परफेक्टली इनइलास्टिक भी नहीं होगा। क्या मे बी इनइलास्टिक? यस, ये हो सकता है। मस्ट बी परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं। इस केस में होगा, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो कितना एनर्जी का लॉस होगा? 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसकी जरूरत है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन उतना एब्जॉर्ब भी कर लेगा तो वह एक हाइपोथेटिकल जो है ऑर्बिट में चला जाएगा, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। परफेक्टली मस्ट बी, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। मस्ट बी परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये हुआ कि एनर्जी का लॉस होगा ही नहीं। अगर इन इलास्टिक कोलिजन है, अगर होगा तो हो सकता है कि किसी केस में ई की किसी वैल्यू के लिए यह एनर्जी जो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, अगर 10.5 तक एनर्जी का लॉस हो रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का लॉस हो जाए। और अगर ऐसा होगा तो वह कोलिजन कैसा होगा? पार्शियली इन इलास्टिक या पार्शियली इलास्टिक कोलिजन होगा। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। 2 हाइड्रोजन एटम्स आर इन एक्साइटेड स्टेट with electrons in n equals to 2 state. First one is moving towards left and emits a photon of energy E1 towards right. Second one is moving towards right with same speed and emits a photon of energy E2 towards right. Taking recoil of the nucleus into account during emission process, कौन सा इसमें ऑप्शन होगा? दैट विल बी मोर करेक्ट। रिक्वायल स्पीड मालूम है ना सबको? एक बार रिक्वायल स्पीड देखते हैं क्या होता है। मान लो कि एक हाइड्रोजन एटम है ना, ये H एटम है, ये रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में। इसके ऑर्बिट को देख लेते हैं। ये n बराबर 1 है, n बराबर 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4। यहाँ पे मान बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है n बराबर 2 स्टेट में है, ठीक है। अब ये H एटम जो है रेस्ट में है बट एक्साइटेड है। ये क्या है? एक्साइटेड एटम है, जिसका इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। यह इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट होगा तो यहां से फोटोन को जो है एमिट करेगा, एनर्जी ऑफ फोटोन। अगर n बराबर 2 से n बराबर 1 में है, हाइड्रोजन एटम में है, तो यह कितना होगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। कितना होगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अच्छा, इसका मोमेंटम भी होगा। मोमेंटम जो होगा दैट विल बी h बाई लेमडा। कितना होगा? h बाई लेमडा। अब जरा बात करते हैं, यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स का यूज नहीं किया जा रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम जो होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम जो है वह कितना है? 0 है। तो फाइनल मोमेंटम, सिंस मोमेंटम इज कंजर्व्ड, लिख लेते हैं सिंस मोमेंटम इज conserved, therefore final momentum should also be equal to 0, है ना। तो फाइनल मोमेंटम 0 है, लेकिन फोटोन का मोमेंटम कितना है? h बाई लेमडा। तो जरा इसको ऐसे देखो, ये इनिशियल है, ये H एटम है, रेस्ट में है, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है कि यहां से एक फोटोन जो है बाहर निकल रहा है और इसका मोमेंटम जो है कितना है? h बाई लेमडा है। इसका मोमेंटम कितना है? h बाई लेमडा। तो ये जो
एटम है, H एटम है, इस H एटम का भी कुछ मोमेंटम होना चाहिए। यानी कि हमको अगर ध्यान से देखें तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, यानी कि अगर फोटोन इधर जा रहा है तो ये किधर होना चाहिए। अच्छा ये देखो, यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम कितना है, Pi 0 है, तो Pi शुड बी इक्वल टू Pf अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन, एंड देयरफॉर Pf इज इक्वल टू 0, क्योंकि Pi 0 है। और Pf जो है अगर देखें तो Pf है क्या, मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन का मोमेंटम प्लस मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये दोनों क्या होने चाहिए, 0। यानी कि अगर ध्यान से देखें तो इसका h बाई लेमडा है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो यह क्वांटिटी जो है पूरी क्वांटिटी 0 होगी। यह तभी पॉसिबल है जब यह क्वांटिटी कैसी हो, निगेटिव हो, है ना। और यह निगेटिव तभी हो सकती है जब हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम का डायरेक्शन फोटोन के मोमेंटम के डायरेक्शन मोमेंटम से अपोजिट हो, यानी कि इधर इसकी कुछ स्पीड है, मान लेते हैं क्या है, v, क्या है, v, है कि नहीं, समझ में आई बात। तो यहां पे इसकी मोमेंटम जो है वह v हो गई। अब जरा ध्यान से सुनना, जो कॉन्सेप्ट वाली बात है जो हमको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहां पर हम अगर ध्यान से देखें तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि P मोमेंटम ऑफ फोटोन जो है, यहां पे मोमेंटम ऑफ H एटम ये क्या होना चाहिए, 0, एंड दिस इंप्लाइज दैट मोमेंटम ऑफ H एटम इज इक्वल टू माइनस h बाई लेमडा। अब मोमेंटम है तो इसकी स्पीड भी इधर है, समझ में आ रही बात। एक का मोमेंटम इधर है, दूसरे का मोमेंटम अपोजिट होगा, तभी तो फाइनल मोमेंटम जो होगा 0 के बराबर होगा। तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, मोमेंटम दोनों का इक्वल होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होगा ताकि मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो कर सके। तो एक बात तो यहाँ से समझ में आ रही है कि मास अगर m है तो इसका ये जो है ये क्या है, v है। यही v जो होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, रिक्वायल स्पीड, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिक्वायल स्पीड। अब जरा एक बात ध्यान से देखें, यह जो फोटोन निकला इसकी एनर्जी कितनी है, hc बाई लेमडा, कितनी है, hc बाई लेमडा। इसकी भी काइनेटिक एनर्जी है। देखो हाइड्रोजन एटम के पास शुरू में कितनी एनर्जी है, शुरू में कितनी एनर्जी है, यहां से जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ रहा है तो कितनी एनर्जी बाहर निकली, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज द फोटोन ऑफ एनर्जी। तो फिर H एटम की एनर्जी कहां गई, H एटम की एनर्जी कहां गई, क्योंकि एनर्जी तो H एटम के बाद में भी है। जब डी एक्साइटेशन हुआ तो एनर्जी तो हाइड्रोजन एटम के भी पास में है और मोमेंट और फोटोन के पास भी है, लेकिन हाइड्रोजन एटम जो है इनिशियली रेस्ट में था, तो यह एनर्जी एक्चुअली आई कहां से, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी कौन ले गया, फोटोन ले गया, ऐसा हमने अभी तक पढ़ा है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, तो एक्चुअली यहां से यहां तक जो एनर्जी हमने यहां पर क्या किया है कि यहां से यहां तक जो डी एक्साइटेशन हुआ उसके लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एमिट हुई, जिसको हम बोलते थे कि यह एनर्जी फोटोन की है। लेकिन ऐसा नहीं है, होता क्या है एक्चुअली कि जो फोटोन जो यहाँ पे N2 से N1, N2 इज ग्रेटर देन N1, और इलेक्ट्रॉन अगर डी एक्साइट होकर के यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से एनर्जी जो एमिट होगी दैट विल बी इक्वल्स टू En2 माइनस En1। यह जो एनर्जी एमिट हुई En2 माइनस En1, यह जो एनर्जी एमिट हुई, यह एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस एनर्जी ऑफ
फोटोन होता है। क्या होता है? फोटोन। समझ में आई बात? यह जो मतलब जो और हाइड्रोजन एटम के केस में यह कितना है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि नहीं? तो यहां पर जो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला ना, वह केवल एनर्जी, फोटोन की एनर्जी नहीं होती, वह दोनों की एनर्जी है। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम एनर्जी, फोटोन की एनर्जी ही हम लेते हैं? इसका कारण ये है कि अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी जो है हम क्या लिख सकते हैं? p²/2m, and the mass of hydrogen atom is much greater than the mass of photon, है ना? तो देखो, मास जिसका ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी कम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ H एटम that is negligible in comparison to photon। मतलब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैक्सिमम एनर्जी जो होगी वह किसकी होगी? फोटोन की होगी। मतलब ऐसा मान करके चल सकते हैं कि इसकी एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है एक्चुअली वह 10.18 के आसपास अगर होगा तो इसका जो होगा कितना होगा? 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। समझ में आई बात? इसलिए इसकी एनर्जी को हम मानते नहीं हैं। टोटल एनर्जी जो है हम किसकी कंसीडर कर लेते हैं? फोटोन की। अब यहां पर क्वेश्चन की बात आती है। क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो यहां पर बात समझ में आ गई कि जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, दैट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, और यह काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्ड स्पीड की वजह से मिलती है। अब जरा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 हाइड्रोजन एटम्स आर एक्साइटेड स्टेट with electrons in n equals to 2, first one is moving towards left। ये हाइड्रोजन एटम है ना, और ये जो है इधर मूव कर रहा है विथ सम स्पीड v, और इससे फोटोन जो है निकला किधर गया? फोटोन जो है, फोटोन ऑफ एनर्जी E1 टुवर्ड्स राइट, ये E1 एनर्जी का फोटोन निकला जो कि राइट साइड में मूव कर रहा है। दूसरा बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम जो है, इसको भूल जाओ अभी। दूसरा जो है हाइड्रोजन एटम जो है ना, ये भी H एटम है और ये भी H एटम है। ये दोनों एक्साइटेड एटम है ना, और ये एटम लेकिन इधर मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? n = 2 में। तो वह कितनी देर वहां पे रह सकता है? 10⁻⁻8 सेकेंड। उसके बाद क्या होगा कि यह फोटोन को एमिट करेगा। बोल रहा है कि फोटोन इधर राइट में जा रहा है जिसकी एनर्जी कितनी है? E1 है, और इधर भी फोटोन जा रहा है जिसकी एनर्जी जो है E2 है। तो बोल रहा है कि कौन ज्यादा होगा? E2 ज्यादा होगा कि E1 ज्यादा होगा? कौन ज्यादा होगा? तो देखो, हाइड्रोजन एटम ही है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? देखो, पहले से तो भी है ही, जब यह फोटोन को एमिट करेगा तो इसकी स्पीड जो होगी यहां पर पहले की तुलना में, देखो अगर यह पहले, इसको भूल जाओ, पहले क्या सिचुएशन है कि ये एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम है और लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है विथ स्पीड भी। ये भी कितने से चल रहा है? स्पीड, सेम काइनेटिक एनर्जी है इनिशियली, तो इधर भी से जा रहा है और इधर ये भी से जा रहा है। अब जब यह एमिट करेगा फोटोन को तो इसकी रिक्वायर्ड स्पीड जो होगी वह किधर होगी? इधर होगी। यानी कि इधर मान लेते हैं ये VR है। VR क्या है? रिक्वायर्ड स्पीड है, तो वह किधर होगा? इधर होगा। तो जब एमिट करेगा फोटोन तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी H एटम की। बट यहां पर देखें तो जब यह फोटोन को एमिट किया तो इसकी रिक्वायर्ड स्पीड जो होगी इधर होगी VR। तो फाइनली जो इसकी स्पीड होगी हाइड्रोजन एटम की वह क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब जरा ध्यान से देखें, फोटोन जो टोटल एनर्जी निकल रही है ना, टोटल
टोटल एनर्जी जो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी मान लेते हैं कि निकली है। और यह जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस एनर्जी ऑफ फोटोन है। कितना है? एनर्जी ऑफ फोटोन है। अब जरा ध्यान से हम देखें तो किसमें काइनेटिक एनर्जी जो है अब 10.2 का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब देखो यहां पर जो है अगर ध्यान से देखें तो यह एनर्जी जो होगी, यहां पर देखो इसकी एनर्जी बढ़ी, इसकी एनर्जी क्या हो गई? हाइड्रोजन एटम की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? घट गई। तो लेकिन समेशन कितना है? 10.2 है। तो हम यहां पर देख लेते हैं कि 10.2 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, ये अगर 1 स्टेट बोलें तो ये काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस E1, और यहां पर देखें तो 10.2 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड सिचुएशन इन हाइड्रोजन एटम प्लस E2। तो हमको ये देखना होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी 2 इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी 1, है ना। और ये अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि E2 जो होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन E1, तभी तो समेशन कितना होना चाहिए? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आई बात? तो E2 जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन E1, दैट इज द सिचुएशन ऑफ B। ठीक है, नाउ मूव ऑन दिस क्वेश्चन। एक्सरे जो है, एक्सरे के बारे में अगर बात करें तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्सरेज फॉर लीड आइसोटोप्स Pb208, 206, Pb204 आर λ1, λ2 एंड λ3 रेस्पेक्टिवली। ये एंड है, ये एंड λ3, तो क्या रिलेशन होगा λ1, λ2 और λ3 में? देखो यहाँ पे के अल्फा के कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, के अल्फा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है। हम जानते हैं 1/λ ऑफ करस्पॉन्डिंग टू के अल्फा दैट इज गिवन बाय आर, ये ऐसे लिखते हैं, है ना। के अल्फा के लिए है तो ये कितना होता है? 3/4 आर इंटू Z-1 का स्क्वायर, यही होता है ना? बोलो, सबको पता है ना? मोसलेस लॉ को जब हम स्टडी करते हैं तो ये क्या आता है? 3/4 आर Z-1 का स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू को देखें तो ये वैल्यू जो है कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो जो के अल्फा के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्चुअली लेम्डा के अल्फा इज डिपेंड्स ऑन, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन जेड ओनली। ये कांस्टेंट है, ये भी, ये जो है जेड की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे तो लेम्डा के अल्फा चेंज होते जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है आइसोटोप्स जो हैं इनका जेड जो है वो तो क्या है? सेम है। जेड क्या है? सेम है। जेड अगर सेम है तो इसका मतलब कि जो वेवलेंथ होगा करस्पॉन्डिंग के अल्फा दैट विल बी सेम एंड λ1 इज इक्वल टू λ2 इज इक्वल टू λ3, ये तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ें और करें। द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज फ्रॉम अ Coolidge ट्यूब इज प्लॉटेड अगेंस्ट वेवलेंथ λ एज शोन इन फिगर। The minimum wavelength as found is λc and the wavelength of K alpha line is λk as accelerating voltage is increased. तो फॉलोइंग ऑप्शन में से
विच वन इज करेक्ट आंसर? यहां पर अगर देखें लेमडा के माइनस लेमडा सी इंक्रीजेस, अगर यहां पर देखें तो हमको मिनिमम वेवलेंथ जो है वह कितना हम लिखते हैं, लेमडा बराबर जो है हम कितना लिखते हैं, यहाँ पर जो है एच सी बाई, ये याद है ना कि अगर मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी ई वी है तो यह जो है ट्रांसफॉर्म होता है फोटोन में, दैट इज रिटन एज एच सी बाई लेमडा, है ना। तो लेमडा जो होगा दैट विल बी रिटन एज एच सी अपॉन ई वी, वेयर वी जो है, ये जो वी है दैट इज नोन एज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। अब बोल रहा है कि एक्सेलरेटिंग, और देखो जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो है 1 बाई लेमडा के अल्फा, है ना, अगर इसकी बात करें तो ये जो है कितना होता है 3/4 आर इंटू जेड माइनस 1 का स्क्वायर, यही होता है। तो ये जो वेवलेंथ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है दैट डजंट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटिंग, कहीं भी इस एक्सप्रेशन में एक्सेलरेटिंग वोल्टेज नहीं है। तो अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज V को अगर इंक्रीज करेंगे तो ये जो है कट ऑफ वेवलेंथ है, और इसलिए लेमडा सी जो कट ऑफ वेवलेंथ जो होगा दैट विल डिक्रीज। तो यहां से देखो ये लेमडा के जो है, ये लेमडा के जो है वह तो कांस्टेंट रहेगा, बट लेमडा सी जो है वह डिक्रीज करेगी इफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज इंक्रीज्ड। तो लेमडा के माइनस लेमडा सी दिया हुआ है, तो लेमडा सी डिक्रीज करेगा, ये कांस्टेंट है, तो यह पूरी की पूरी वैल्यू जो होगी दैट विल बी इंक्रीज। तो ये पहला ऑप्शन तो होगा ही, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, डिक्रीज तो नहीं होगा। लेमडा के डिक्रीजेस नहीं, ये भी नहीं होगा, लेमडा के पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेमडा के इंक्रीजेस इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। द एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट्स the observed intensity of X-rays emitted by two different tubes A and B as a function of wavelength lambda. For the tube A, the potential difference between the filament and target is VA. Potential difference जो है कितना है, VA है ना, and atomic number जो है टारगेट मेटल का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज ZA। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं वह VA और ZA है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो है ये A के करस्पॉन्डिंग, B के करस्पॉन्डिंग जो है ZB दिया हुआ है, और पोटेंशियल जो है VB दिया हुआ है। तो डॉटेड लाइन जो है उसमें जो है VB है और ZB है। अब हमको पता है, देखो यहाँ पे ये जो है कट ऑफ वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू लेमडा बी, और ये जो है लेमडा ए, ये क्या है, तो हम यहाँ पर हम जानते हैं कि जो वेवलेंथ होता है दैट इज एच सी बाई ई वी। एच सी ई क्या है, कांस्टेंट, V जो है। तो यहाँ पर देखें अगर कि जिसका लेमडा ज़्यादा होगा उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस VA कम होगा। तो मतलब किसका ज़्यादा है, लेमडा भी ज़्यादा है, इसलिए VA जो होगा यहाँ पे ज़्यादा है, तो VB जो होगा, या इसको ऐसे लिखो लेमडा इज करस्पॉन्डिंग टू 1/V, है ना। तो और यहाँ पर दिया हुआ है कि लेमडा जो है A दैट इज लेस देन लेमडा B, लेमडा A छोटा है लेमडा B से, तो इसका मतलब ये है कि VA जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन VB, ये होगा। और अगर हम K के देखें तो लेमडा K अगर देखें तो लेमडा K जो होता है दैट डिपेंड्स 3/4 R इंटू जेड माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि Z की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसके लिए करस्पॉन्डिंग ये K जो होगा वह कम होगा।
ज़्यादा अगर ये होगा तो ये कम होगा। तो किसका कम है? ये के अल्फ़ा जो है बी का, यानी कि जेड बी जो है ये कम है, तो जेड बी जो होगा वह ग्रेटर देन जेड ए होगा। तो जेड बी इज ग्रेटर देन जेड ए, जेड बी इज ग्रेटर देन जेड ए किस में है? एक इसमें है और एक इसमें है, और वी ए इज ग्रेटर देन वी बी इसमें, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए मैं क्वेश्चन को शो कर देता हूं, नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो उसको करके आना है। 7 ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आप करके आएंगे, उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।